बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको लाइफ की डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये बात हम ऑलरेडी ही जानते हैं कि सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट्स, वो इसी सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फूड प्रिपेयर करते हैं और इसी फूड को हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं। जब हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फूड ऑब्टेन करते हैं या अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो इस फूड की उनकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होती है एट सेलुलर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, और इसी प्रोसेस को ही रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो रिस्पायरेशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। यानी रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेलुलर लेवल पर एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ग्लूकोज, उनकी ब्रेक डाउन होती है और वो सिंपलर कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब उसकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है और उसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। के बाद हम देखेंगे कि रिस्पायरेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन है और एक एनारोबिक रिस्पायरेशन है। एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाइल एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी रिस्पायरेशन की वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, और रिस्पायरेशन की वो टाइप जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन साइटोप्लाज्म में भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पर भी एनारोबिक रिस्पायरेशन पाई जाती है। अब अगर बेसिक फंक्शन की बात की जाए कि एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इन दोनों का सेम ही है। ये दोनों एनर्जी को जनरेट करते हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि एरोबिक रिस्पायरेशन ये काम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। जो सारा काम हो रहा होता है, जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही होती है। अब इसके बाद इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज़। अब अगर एक ग्लूकोज का मालिक्यूल होगा एरोबिक रिस्पायरेशन में तो उसे 36 टू 38 एटीपीज़ प्रोड्यूस होंगे, लेकिन अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का एक मालिक्यूल होगा तो उससे सिर्फ 2 एटीपीज़ प्रोड्यूस हो रहे होंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन के दरमियान। एरोबिक रिस्पायरेशन हायर एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर मौजूद होती है, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम प्रोटिस्ट के अंदर पाई जाती है। लेकिन इसके अलावा ह्यूमन की मसल्स के अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज कंडीशन एनारोबिक रिस्पायरेशन परफॉर्म हो रही होती है। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है कि गैसेस एक्सचेंज किसे कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज को गैसेस एक्सचेंज कहा जाता है। गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और डिफ्यूजन हम किसी भी ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद बुक में एक टॉपिक है कि ब्रीथिंग किसे कहा जाता है। तो ब्रीथिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स एयर को इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी मूव करते हैं, और इसमें हम प्लांट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो ये है कि हमारे पास जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीथिंग का जो मेन ऑर्गन है वो लंग्स है। लंग्स के थ्रू ही एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। इसके साथ ही बुक में एक और पॉइंट भी मेंशन किया गया था कि हमारी जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 21% तक होती है एयर में, विच इज़ हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन अवर लंग्स। इसी वजह से ये ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन की तरफ से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इसका ये मतलब है कि ऑक्सीजन बाहर के इन्वायरमेंट से हमारी लंग्स की तरफ मूव करती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन एयर में बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो एयर में 0.04% है, विच इज़ लेस देन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन अवर लंग्स। इसी वजह से
ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है, यानी कि हमारे लंग्स की तरफ से ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ इन्वायरमेंट की तरफ मूव करती है और इस तरह से ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो होता है।